हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बुक के बारे में जो कि है समय का संक्षिप्त इतिहास, जिसको लिखा है स्टीफन हॉकिंग ने। ये बुक पहली बार पब्लिश हुई थी 1988 में और अराउंड 250 पेज की ये बुक है। इस बुक की जो कैटेगरी है वो है साइंस नॉन फिक्शन। और इस बुक के जो ट्रांसलेटर हैं उनका नाम है अशुपति सक्सेना, जिन्होंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। और ये बुक इतनी फेमस है कि इसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप हर 5वें घर में इस बुक को रखें तो पूरे विश्व में हर 5वें घर में ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये बुक कितनी फेमस है। और चूंकि अगर हम इस बुक के कंटेंट की बात करें तो इस बुक में 12 चैप्टर्स हैं। वो 12 चैप्टर्स हमें अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बताते हैं। जैसे कि अगर हमारा पहला चैप्टर के बारे में बात करें तो पहला चैप्टर जो है वो हमें ये बताता है कि हमारी जो पिक्चर है यूनिवर्स की वो कैसी है। हमारे यूनिवर्स के पिक्चर को समझाने के लिए सबसे पहले जो सिद्धांत आया था वो था 340 ईसा पूर्व में अरस्तु के द्वारा। उन्होंने ये कहा था कि हम किसी भी सिद्धांत को शुद्ध चिंतन से ही समझ सकते हैं, उसके लिए हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे चल के जो गैलीलियो आए, उन्होंने इस विचार का खंडन किया और उन्होंने ये बताया कि नहीं, हमें किसी भी सिद्धांत को समझने के लिए एक्सपेरिमेंटल डेटा होना बहुत जरूरी है। उन्होंने पीसा की झुकी मीनार से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को गिराकर यह निष्कर्ष निकाला कि हम जब तक कि किसी सिद्धांत को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं करते हैं तब तक वो सिद्धांत मान्य नहीं होगा। तो इसी तरह से यूनिवर्स की पिक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए फिर न्यूटन आए। न्यूटन के कुछ सिद्धांतों का खंडन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया। उसके बाद सबसे लास्ट में जाके हमारे स्टीफन हॉकिंग आए, जिन्होंने ब्रह्मांड से संबंधित हमारी जो तस्वीर थी उसको थोड़ा और क्लियर किया। तो ये बुक पहले चैप्टर में ये एक्सप्लेन कर दी है कि हमारे ब्रह्मांड संबंधित तस्वीर कैसी है। अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 में हमारा स्पेस और टाइम आता है। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करने के लिए स्पेस में हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है, जो कि एक्स वाई जेड 1900 के पहले माना जाता था। लेकिन 1900 के बाद जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 के अपने पेपर में टाइम को भी इंक्लूड किया तो टाइम एज अ 4th कोऑर्डिनेट यूज होने लगा। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो ये एक्सप्लेन करता है कि किसी भी सब्जेक्ट को स्पेस में स्पेसिफाई करने के लिए हमें 4 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है, क्योंकि जो भी उस ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करेगा उसका भी एक अलग टाइम होगा। तो इसीलिए हमारा जो 4th डायमेंशन था वो है टाइम। तो अगर हम इसी तरह से अगले चैप्टर्स की बात करें तो ये चैप्टर्स ब्लैक होल्स के बारे में बात करता है। और ब्लैक होल्स इतने काले नहीं है इसके बारे में भी बताता है। तो ब्लैक होल्स का जो सबसे पहले टर्म आया वो 1979 में जॉन व्हीलर ने इस ब्लैक होल के टर्म्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था विश्व के सामने। और उन्होंने ये बताया कि ब्लैक होल्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं। और इसी संदर्भ में हमारे जो एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे वो थे एस चंद्रशेखर, जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि कौन से स्टार्स होते हैं जो ब्लैक होल्स में कन्वर्ट होते हैं और उन स्टार्स का मास कितना होना चाहिए। तो इसको चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है, जो कि है 1.4 इंटू मास ऑफ सन। तो इसी तरह से आगे जो स्टीफन हॉकिंग का वर्क था वो ये था कि अगर ब्लैक होल्स हैं तो उनको हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। तो उन्होंने ये सबसे पहले ये बताया कि ब्लैक होल्स जो होते हैं वो इतने काले नहीं होते। और उनका जो स्पेसिफिकेशन था ब्लैक होल्स पे वो ये था कि वो ये बताना चाहते थे कि कुछ पॉइंट्स जो स्पेस टाइम में होते हैं उनके कुछ पॉइंट्स ब्लैक होल्स के अंदर होते हैं और कुछ पॉइंट्स ब्लैक होल्स के बाहर होते हैं, जिसके थ्रू हम उनको देख सकते हैं। तो कुछ चैप्टर्स ये स्पेसिफाई करता है कि ब्लैक होल्स क्या हैं। फिर अगले चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो अनिश्चितता का सिद्धांत आता है, जिसको हाइजेनबर्ग ने दिया था। अनिश्चितता का सिद्धांत क्वांटम मैकेनिक्स में ब्रीफली फॉलो होता है और वो ये बताता है कि अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम किसी 2 चीजों को, अगर किसी पार्टिकल्स के मोमेंटम और पोजीशन को ऑब्जर्व करें तो उनमें एक अनिश्चितता होगी। अगर हम पूर्णतः किसी पार्टिकल के पोजीशन को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके मोमेंटम में एक अनिश्चितता होगी, यानी कि एक एरर होगा। और अगर हम उसके मोमेंटम को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके पोजीशन में एक अनिश्चितता होगी। तो अनिश्चितता का सिद्धांत हमें ये बताता है। और अनिश्चितता का सिद्धांत
का जो वायलेशन है वो क्लासिकल फिजिक्स में पूर्णतः अप्लाई होता है कि क्लासिकल फिजिक्स उस अनिश्चितता के सिद्धांत को ब्रेक कर देती है, क्योंकि ये सिद्धांत प्योरली इसीलिए डेवलप किया गया था क्योंकि ये पार्टिकल्स पे अप्लाई होता है, लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स पे। तो इसी तरह ये सिद्धांत हमें क्वांटम फिजिक्स के बहुत सारे पोजीशंस और मोमेंटम्स, एनर्जी, टाइम के बारे में बताता है। और अगर हम अगले चैप्टर्स की बात करें तो इसमें और भी 3-4 चैप्टर्स हैं जो कि यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स बताता है, और देयर आर और वेरियस चैप्टर्स हैं। और अगर आपको इस बुक को पढ़ें तो आपके बहुत सारे जो फिजिक्स से संबंधित सिद्धांत हैं जो बहुत ही गूढ़ हैं, जो क्वांटम लेवल पे अप्लाई होते हैं, उसको आप समझ सकते हैं। और अगर मैं इस बुक के रेटिंग के बारे में बात करूं तो इस बुक की रेटिंग जो इंटरनेट पे है वो 4.2 है आउट ऑफ 5 गुड रेट्स पे। और अलग तरह की जो वेबसाइट्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, उन पे 4.5 इनकी रेटिंग है। लेकिन अगर मैं इस बुक को रेटिंग देना चाहूँ तो मैं इसको 5 आउट ऑफ 5 दूंगा, क्योंकि ये बुक बहुत अच्छे तरीके से फिजिक्स के कुछ सिद्धांतों को एज अ क्लासिकली, एज अ क्वांटम मैकेनिकली भी एक्सप्लेन करती है, जो कि बहुत सुंदर है। और चूंकि ये बुक मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी तो मैं अपने व्यूअर्स से जरूर कहना चाहूंगा कि आप सभी को, अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं या आपको साइंस में थोड़ी भी इंटरेस्ट है तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। और इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो ये समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आई एम ददीची साइनिंग ऑफ।